हमारी ये 3 डेज की मास्टर क्लास है नाड़ी ज्योतिष के ऊपर कि नाड़ी ज्योतिष क्या है, ज्योतिष क्या है और इसको कितनी पुरानी है, इसको कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, वो सब हम बात में बातें भी करेंगे। मगर उससे पहले मैं जो नए लोग हैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मोहित है और मैं पिछले 5 सालों से न्यूरोलॉजी लोगों को पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। और पिछले लास्ट ईयर से मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ भी रहा था, पढ़ा भी रहा था, और इस साल थोड़ा सा और एडवांस कोर्स लेके आया हूँ जिसमें हमने बेसिक एस्ट्रोलॉजी वाला भी कोर्स कंप्लीट करा है लगभग। अब ये हमारा नया कोर्स चालू हो रहा है जिसमें हम नाड़ी ज्योतिष, बेसिकली BNN भृगु नंदी नाड़ी की पढ़ेंगे और उससे सीखेंगे कि प्रेडिक्शन करना हमारे लिए कितना आसान है। जैसे हमारे लिए हमने न्यूमरोलॉजी में पढ़ा था 81 कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन जो डिफरेंट हमारे थे, लगभग वैसे ही हमारा नाड़ी ज्योतिष काम करती है। इजी है, एक्यूरेट है और प्रेडिक्शन इससे काफी हद तक फास्ट हो जाता है। प्रैक्टिस के ऊपर भी आप पे काफी चीजें निर्भर करेंगी। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। ज्योतिष, बेसिकली नाड़ी ज्योतिष हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ज्योतिष क्या होती है। देखिए, ज्योतिष जो है ना, ये हजारों साल पुरानी है। ऋग्वेद में कम से कम 5 या 6 हजार साल हमारा जो ओल्डेस्ट हमारा जो बुक है, ह्यूमन मतलब ह्यूमैनिटी के लिए जो बुक है, वो हमारा करीब 5 से 6 हजार साल पुराना है। तो उसमें भी हमारे फैक्ट्स दिखते हैं कि हमारे कि इस तारीख को ये चीज, ये पर्टिकुलर ग्रह इस राशि में होगा, इस साइन में होगा और इस डायरेक्शन में होगा। और वो चीज आज तक टिल डेट हम एक्यूरेटली पिन पॉइंट सेकंड्स के अंदर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई, इस तारीख को ग्रहण लगेगा, इस तारीख को तिथि बदलेगी। तिथि क्या होती है? बेसिकली तिथि होती है कि सन और मून में डिफरेंस होता है, उसको हम तिथि बोलते हैं। तो ऐसे ही ज्योतिष के अंदर हमारा जो, अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, ज्योतिष ज्योति प्लस ईश, यानी कि ईश्वर का दर्शाया गया मार्ग जिस पर चलकर, ईश्वर के द्वारा बताया गया मार्ग जिस पर चलकर हम में गाइडेंस मिले कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ज्योतिष क्या है? ईश्वर के द्वारा दी गई रोशनी, ज्योति जो हमें ईश्वर ने दी है, वो हमारी ज्योतिष है। और इसकी हिस्टोरिक और साइंटिफिक एविडेंस हमें टिल डेट मिलते हैं। जो हमारे पंचांग है, उसको देखकर हम आगे बता सकते हैं कि कौन सी तारीख को पर्टिकुलर ग्रहण कब लगेगा, कौन सी तारीख को सन कौन से साइन में जाएगा, कौन सी तारीख को आपका क्या होगा, सब हमारी चीजें पहले पता चल जाती है। और उसके लिए सबसे अच्छा जो हमारा नंबर है ना, 108 है। और 108 कैसे आता है? आप, हमारे 27 नक्षत्र हैं और हर एक नक्षत्र के आपके 4 पद होते हैं। तो 27 × 4 इक्वल्स टू हमारा 108 आंसर आएगा। और जो हम ज्योतिष पढ़ते हैं उसमें ऋषि पराशर और ऋषि भृगु का बहुत बड़ा योगदान है, जिनकी वजह से हम उसको प्रिडिक्शन करना सीख रहे हैं। ठीक है। और उस तरीके से हम अपने कर्मों को भी अलाइन कर सकते हैं। नाड़ी ज्योतिष एक तरीके से हमारे कर्म को अलाइन करने के लिए, अगर मेरे यहाँ पे कोई नेगेटिव पैटर्न मेरे को दिख रहा है, तो वैसे मेरे को कर्म करने से मेरी नेगेटिविटी खत्म हो सकती है काफी हद तक। ठीक है। मैंने आपको बता दिया, ज्योति मीन्स लाइट, ईच मीन्स डिवाइन लॉर्ड। तो ये चीजें हैं। और जो हम BNN पढ़ेंगे, यानी कि भृगु नंदी नाड़ी, वो दो ऋषि हैं, भृगु ऋषि और नंदीकेश्वर ऋषि। और राव साहब का इसमें बहुत बड़ा योगदान है इस विद्या को आगे लाने में। तो उनको हम नमन करते हुए, भृगु ऋषि और पराशर ऋषि और नंदीकेश्वर ऋषि को नमन करते हुए हम आज इसको चालू करते हैं। और एक इंट्रोडक्शन में आपको भृगु ऋषि के बारे में देना चाहूंगा कि भृगु ऋषि कौन थे। वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। और वो सप्त ऋषियों में से एक थे। भृगु ऋषि सप्त ऋषियों में से एक थे। और उनको मतलब यहाँ तक था कि उनके सप्तऋषि में से एक थे, साथ में वो मानस पुत्र भी थे ब्रह्मा जी के। इसके अलावा जब सप्तऋषियों ने एक परीक्षा लेने की सोची, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, यानी त्रिदेव की अपनी परीक्षा लेने की सोची,
तो सबने डिसाइड करा कि हर एक ऋषि हर एक के पास जाएगा, उनको टेस्ट करेगा। तो भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास भी गए, विष्णु जी के पास भी गए, और शिव जी के पास भी गए। तो सबसे एंड में मतलब वो जाते हैं, अ, सबसे एंड में वो जाते हैं विष्णु जी के पास। पहले जाते हैं तो उनको कोई इग्नोर कर देता है, कोई उनके सम्मान में खड़ा नहीं होता। तो वो विष्णु जी के पास जाते हैं भृगु ऋषि, और देखते हैं कि विष्णु जी मतलब अपने शीर, मतलब उस पे लेटे हुए थे अपने सिंहासन पे, और लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही थी। तो जब भृगु ऋषि आए तो उनको पता नहीं चला विष्णु भगवान को कि हाँ भाई भृगु ऋषि आए हैं, तो वो विष्णु भगवान खड़े नहीं हो सके। तो उन्होंने, भृगु ऋषि ने, इतने वो पावरफुल थे कि उन्होंने विष्णु जी की छाती पर अपना पांव रख दिया। सोचो, विष्णु जी की छाती पर उन्होंने अपना पांव रखा। अब उसका लिटरल मीनिंग उनको टेस्ट करना था कि हमें इनमें पेशेंस कितना है। तो विष्णु जी ने उनको, उनके चरण अपने वंदना करते हुए कहा कि सर आपने काय को परेशान करा, मैं ही आपको प्रणाम कर देता हूँ। तो जो ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर रखा, तो उनके ही जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा एक भृगु नंदी नाड़ी के अंदर कंसेप्ट है। हम वो चीज पढ़ेंगे जो उन्होंने प्रिडिक्शन करने के तरीका बताया था, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में शुक्रदेव इनके भाई लगते हैं एक तरीके से जो हमारे। इसके बाद शिव जी और ये आपस में ब्रदर इन लॉ भी होते हैं। अगर हम भृगु ऋषि की बात करते हैं, ये सब आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट से मैं आपको बता रहा हूँ। और माँ लक्ष्मी इज डॉटर ऑफ भृगु ऋषि, ये भी हमारे डिफरेंट टेक्स्ट में लिखा गया है। अलग अलग हमारे, अगर हम पुराण पढ़ते हैं, अलग अलग हमारी बुक्स पढ़ते हैं, तो उसके अंदर भी ये चीज लिखी गई है। तो अब हम आज के मेन टॉपिक पे आते हैं। ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, मैंने ज्यादा इसको लंबा नहीं करा, क्योंकि इसको लंबा करने में तो आज पूरा दिन इंट्रो में ही जा सकता था। अब जो हमारा मेन पार्ट है आज, यहाँ से अब आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। मेन जो हमारा ये पार्ट, हमारे ज्योतिष के अंदर 9 ग्रहों को, 9 प्लैनेट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। वेस्टर्न के अंदर हमारे 2-3 अलग आ जाते हैं, नेपट्टून भी आ जाता है, प्लूटो भी आ जाता है, यूरेनस भी आ जाता है। मगर हम वैदिक ज्योतिष और हमारा भृगु नंदी नाड़ी के अंदर हम 9 ग्रहों को, 9 प्लैनेट्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। पहला है सूर्य, जिसको हम राजा भी बोलते हैं, किंग भी बोलते हैं। दूसरा है चंद्रमा, जिसको हम रानी बोलते हैं, क्वीन भी बोलते हैं। तीसरा है मंगल, यानी कि मार्स, सेनापति, जिसको हम कमांडर इन चीफ बोलते हैं। चौथा है बुध, जो कि है प्रिंस, राजकुमार। पांचवे हैं आपका देवगुरु बृहस्पति, जिसको हम इंग्लिश में जुपिटर, और ये आपके मिनिस्टर हैं, काउंसलर हैं, मिनिस्टर हैं, टीचर हैं आपके। 6 नंबर पे है शुक्रदेव, वीनस, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ये भी आपके मंत्री के तौर पे यहाँ पे सलाह देते हैं, मगर ये थोड़े से मॉडर्न मंत्री हैं, थोड़े से जिसे कहते हैं ना नए जमाने के, बिल्कुल इनको चमक धमक पसंद है। फिर 7वें नंबर पे हमारे शनि देव हैं, जो न्यायाधीश हैं, डिसिप्लिन के, मतलब ये देवता हैं। और इनको हम सेवक भी बोलते हैं, जो सेवक हमारे जो सर्वेंट्स हैं वो शनि के अंदर आते हैं। राहु और केतु, राहु होता है ड्रैगन हेड, जिसे हम आगे सर बोलते हैं, और केतु होता है टेल। राहु होता है क्लेवर, चालाक व्यक्ति, और जो केतु वाला होता है थोड़ा सा आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी वाला या डिटैचमेंट वाला वो व्यक्ति होता है। तो ये हमारे 9 ग्रह हैं, इसी के ऊपर हमारी पूरी ज्योतिष और हमारी नाड़ी ज्योतिष टिकी हुई। पूरी की पूरी जो हमारी ज्योतिष है, हमारे नाड़ी ज्योतिष है, इन 9 ग्रहों पर ही है, मेनली मेनली, ठीक है। अब आपस में इनमें भी मित्र और शत्रु होते हैं। आपस में ये जो 9 ग्रह हैं, ये आपस में मित्र भी हैं, शत्रु भी हैं। पहले हम देवता ग्रह की बात करते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल
गुरु, सूर्य देव, चंद्र देव, बृहस्पति देव और मंगल देव, ये देवता कैटेगरी में आते हैं। राक्षस में बेसिकली राहु, केतु और शुक्र देव आते हैं। शनि और बुध न्यूट्रल हो जाते हैं। यहाँ पे शनि राक्षस में लिखा हुआ है, मगर शनि इज काइंड ऑफ न्यूट्रल, है ना। बुध भी न्यूट्रल है। और शनि देव बृहस्पति देव के अच्छे फ्रेंड है। शनि देव आपके बुध के भी अच्छे फ्रेंड है, और बुध की लगभग हर एक ग्रह से दोस्ती है। बुध ग्रह की हर एक ग्रह से दोस्ती है, ठीक है। अगर मेरी वॉइस नहीं आ रही हो, और मेरी वॉइस में फ्लक्चुएशन हो रहा हो, या आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, या स्पीड कम या ज्यादा हो रही हो, या आप कहते हो कि सर और एक्सप्लेन करो, तो मैं आपको और एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, ठीक है। आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना। देव ग्रह कौन कौन से हुए हमारे? सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव और बृहस्पति देव। दानव ग्रह में हमारे शुक्र, शुक्र देव, राहु देव और केतु देव हुए। जो हमारे शनि देव हुए, और हमारे बुध देव हुए। जो हमारे शनि देव हुए और जो हमारे बुध देव हुए, शनि और बुध ये न्यूट्रल है। ये अपना मतलब देख के थोड़ी सी दोस्ती और दुश्मनी करते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम सारे ग्रह समझेंगे, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका फ्रेंड है, कौन किसका शत्रु है। सब सबसे पहले आता है सूर्य देव। सूर्य यानी कि आग का गोला। क्या है सूर्य? आग का गोला। अब इसके बेस्ट फ्रेंड कौन कौन से हैं? सबसे बेस्ट फ्रेंड है इसका चंद्रमा, दूसरा बेस्ट फ्रेंड है गुरु, तीसरा बेस्ट फ्रेंड है मंगल, और चौथा बेस्ट फ्रेंड है बुध। सूर्य देव ने ही बुध को राजकुमार घोषित करा था। सूर्य देव ने ही बुध को राजकुमार घोषित करा था। इसकी मैं भी कहानी आपको बताऊंगा। अब शत्रु कौन कौन से हैं? सूर्य को ग्रहण कौन लगाता है? सूर्य को ग्रहण लगाते हैं राहु देव और केतु देव। और सूर्य सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं। सूर्य देव की जो वाइफ थी वो चली गई थी, उन्होंने अपनी बहन को रखा, संध्या को, और उनसे जब संबंध बनाए सूर्य देव ने, तो शनि देव पैदा हुए। मगर शनि देव को सूर्य देव ने अपना पुत्र मानने से मना कर दिया था, और अपनी माँ को हक दिलाने के लिए शनि देव ने सूर्य देव से युद्ध किया था। तो इसलिए सूर्य देव और आपस में शनि देव की नहीं बनती है। तो पिता पुत्र है, तो पिता पुत्र, मगर आपस में इन दोनों की नहीं बनती, ठीक है। इसलिए जो सूर्य के मेन शत्रु हैं वो है राहु, केतु और शनि। शुक्र यहाँ पे न्यूट्रल है। शुक्र यहाँ पे न्यूट्रल है। शुक्र बेसिकली होता है फूल के जैसा, फ्लावर। और सूर्य क्या है? आग। आग के पास अगर फूल जाएगा, या फूल के पास आग आएगी, तो जलेगा कौन? कौन जलेगा? मैसेज करो। अगर भरी तपती दोपहर में हम फूल को बाहर रख दें, शुक्र क्या है? फूल। तो अगर दूर हैं, शुक्र को खिलने के लिए भी सूरज चाहिए, मगर अगर पास आ गए तो वहां दिक्कत है। सूर्य क्या है? ससुर। और शुक्र क्या है? आपकी बहू। दोनों में दूरी बनी रहेगी तो अच्छा रहे, दोनों पास में रहेंगे तो दुनिया आपत्ति करेगी। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो सूर्य और शुक्र अगर पास में आ जाए तो दिक्कत है, थोड़ा दूर दूर रहें डिग्री वाइज तो अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम चंद्रमा पे। चंद्रमा के मित्र कौन कौन है? जो देव ग्रह हैं वो आपस में मित्र रहेंगे। मैं आपको एक वैसे सिंपल वे में समझा देता हूँ। जो देव ग्रह हैं वो आपस में मित्र रहेंगे, और जो आपके दानव ग्रह हैं वो आपस में मित्र रहेंगे। अब चंद्रदेव के सबसे अच्छे जो मित्र हैं वो है आपके सूर्य देव और बृहस्पति देव। न्यूट्रल है यहाँ पे मंगल, मार्स। मंगल यहाँ पे न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है वो हम आगे पढ़ेंगे। और शत्रु है बुध। अब बुध, बुध चंद्रमा का शत्रु क्यों है? क्योंकि चंद्रदेव ने भेष बदलकर बृहस्पति देव की वाइफ तारा से संबंध बनाए थे। बृहस्पति देव का रूप धारण करके चंद्रमा गए थे। तो चंद्रमा ने बृहस्पति देव की वाइफ तारा से अनैतिक संबंध बनाए,
इससे बुद्धदेव का जन्म हुआ। बुद्धदेव जब बृहस्पति देव के पास गए कि आप मेरे फादर हैं, उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो आप मेरे पुत्र नहीं हो, मैं आपको अपने पुत्र का दर्जा नहीं दे सकता। चंद्रदेव के पास गए कि सर आपने मेरी माता से संबंध बनाए थे कि आप मेरे फादर हैं, कि नहीं नहीं मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ। चंद्रदेव ने भी मना कर दिया। तो जिसके कारण बुद्धदेव को कोई अपना नहीं रहा था। फिर सूर्य देव ने, जो शनि देव से पहले ही लड़ गए थे, उन्होंने कहा था कि आपको मैं राजकुमार का दर्जा देता हूँ और आपको आगे से हमारे मंत्रिमंडल में राजकुमार का दर्जा दिया जाएगा। पहली चीज। दूसरा, आपस में आपको बुध और चंद्रमा इसलिए शत्रु हैं क्योंकि चंद्रमा ने भेष बदलकर, चंद्रदेव ने भेष बदलकर आपका बुध की माता से संबंध बनाए थे, इसलिए बुधदेव और चंद्रदेव आपस में शत्रु हैं। ठीक है। साथ में जो आपका मेन शत्रु है वो है आपका राहु केतु, जो उसको ग्रहण लगाते हैं। साथ में चंद्रमा और शनि यानी कि पानी और लोहा भी आपस में शत्रु हैं। एक साथ रहेंगे तो मन में जंग लगेगा। और चंद्रमा और शनि एक साथ होते हैं तो बनता है विष योग। वो हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए भी मन में जहर, शनि को बोलते हैं हम जहर। तो अगर मन में जहर है जिसके, तो वो भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए शनि चंद्रमा जहां साथ में आ जाते हैं वहां आपको मतलब पॉजिटिव रिजल्ट वैसे नहीं मिलता। अब आता है मून और शुक्र, आपस में ये भी दुश्मन है। अगर मून और शुक्र साथ में है तो ये भी दुश्मन है। अब ये क्या है, मून होती है सास और शुक्र होती है बहू। मून को हम सास बोलते हैं नाड़ी के अंदर, और शुक्र को हम बोलते हैं बहू। तो सास बहू अगर दूर दूर हैं तो ठीक है, अगर एक ही घर में है तो वहां आपको दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सा चंद्रमा पे इसका प्रभाव नेगेटिव पड़ेगा। ठीक है। अब आते हैं मंगल के ऊपर। मंगल के मित्र हैं सूर्य, चंद्र, गुरु और शुक्र। यहाँ पर मार्स और वीनस किसी लड़की के चार्ट में है तो वो भाग्यशाली है। शुक्र और मंगल किसी लड़की के चार्ट में है तो भाग्यशाली है, अगर किसी लड़के के चार्ट में है तो वहां दिक्कत है। अब आप पूछोगे सर कैसे। मंगल होता है आपका पति और शुक्र होता है पैसा। अगर लड़की के चार्ट में है, पति पैसे वाला है। लड़की के चार्ट में है तो पति पैसे वाला है। और यही अगर लड़के के चार्ट में है तो शुक्र को हम बोलते हैं आपकी अर्धांगिनी, वाइफ, यानी कि वाइफ गुस्से वाली। खुशकिस्मत है वो लड़की जिसके पास मंगल आपके और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। खुशकिस्मत है। और वहीं अगर आप लड़के के यहाँ पे चार्ट में देखते हो तो भाई तेरी गुस्से वाली वाइफ आने वाली है। मंगल होता है गुस्सा और शुक्र होता है वाइफ। गुस्से वाली वाइफ आपको आएगी। ठीक है। अब आते हैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति। हमारा जो मेन प्रेडिक्शन का पार्ट रहेगा नाड़ी ज्योतिष में वो बृहस्पति देव ही रहेंगे, गुरु। खासकर मेल की कुंडली में, इवन फीमेल में भी बृहस्पति जीव कारक होता है, यानी कि जातक का खुद होता है। अब बृहस्पति यहाँ पे जिस जिसके साथ लिंक करेगा, चाहे वो आपका ट्राइन में करे चाहे 1/7 में करे, वो सारे रिलेशन बनाना मैं आपको बताऊंगा। थर्ड क्लास में आप पूरी चीजें सीख जाएंगे। तो उसका नेचर व्यक्ति का वैसा वैसा होगा। अब बृहस्पति देव क्या होते हैं, उनके मित्र कौन कौन है। सूर्यदेव मित्र हैं, चंद्रदेव मित्र हैं, मंगल मित्र हैं, शुक्र मित्र हैं, शनि मित्र हैं, बुध मित्र हैं। मगर बुध भी एक तरीके से मित्र हैं। वैसे अगर आपको बताऊं, बुध पे आप स्टार मान लेना। शत्रु कौन कौन है यहाँ पे, राहु और केतु आपका शत्रु है। बुध यहाँ पे न्यूट्रल है। बुध यहाँ पे न्यूट्रल है, हम इसको बाद में पढ़ेंगे वो क्यों न्यूट्रल होते हैं। ठीक है। और जहाँ पे आपका बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो ये मान लो वो व्यक्ति लाइफ टाइम पढ़ता है।
लाइफ टाइम मीन्स लाइफ टाइम उसकी जीवन में पढ़ाई चलती रहती है, वो कॉम्बिनेशन कैसे भी हो। इवन उसको हम कहते हैं कि उस व्यक्ति ने जीवन में सारे A to Z, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उस व्यक्ति में मेच्योरिटी और गुरु तत्व का प्रभाव रहेगा, मगर उसने अपने जीवन में सारे एक्सपीरियंसेस करे होंगे, जिससे हम बिल्कुल कहें ना ठेठ भाषा में कि हाँ भाई उस व्यक्ति ने घाट घाट का पानी पिया होगा, उस चीज व्यक्ति ने हर एक चीज अपने जीवन में करी होगी, अच्छी या बुरी, अच्छी और बुरी। अगर आपका बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन है, यानी कि जुपिटर और मरकरी का कॉम्बिनेशन है किसी के पास, तो ठीक है। अब बुध क्या है? राजकुमार। और इसके मित्र कौन कौन है? सूर्य भी मित्र है, शुक्र भी मित्र है, आपका शनि भी मित्र है, आपका राहु भी मित्र है, और गुरु भी मित्र है। शत्रु कौन है? केतु शत्रु है, चंद्रमा हम पहले ही पढ़ चुके थे शत्रु है, और बुध है राजकुमार, यानी कि चंचल, बिल्कुल एक बालक सा, अबोध बालक सा। तो यहाँ पर मंगल जो कि सेनापति है, स्ट्रिक्ट नेचर का है, आपने मिलिट्री में देखा होगा, आपके मेजर जनरल जो आपके हैं वो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उन्हें बच्चों वाली मस्ती पसंद में नहीं आती, इसलिए यहाँ पर मंगल की और बुध की आपस में नहीं बनेगी, ठीक है। थोड़ा बुध का चंचल नेचर होता है, तो मंगल के साथ जब भी आपका बुध आएगा, बुध के साथ जब भी मंगल आएगा, तो वहां पे आपस में थोड़े से दोनों के कारक तत्व, नेचुरल सिग्निफिकेशन प्रभावित होंगे। अब आते हैं शुक्र पर। शुक्र है फीमेल के लिए उनका जीव कारक, जुपिटर से भी देखेंगे, शुक्र से भी देखेंगे। और शुक्र के सबसे अच्छे बेस्ट मित्र कौन है? बुध, शनि, गुरु और राहु। राहु थोड़ा सा यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं। अब वो कैसे एक्सेप्शन है हम आगे पढ़ेंगे। शत्रु कौन है? चंद्रमा, सास शत्रु है। और केतु, केतु बेसिकली कैंची होता है, जहां पर भी जाएगा वो कुछ ना कुछ काटेगा ही सही। वो आप केतु जिसके साथ भी रहेगा उसके कारक तत्वों को कैंची की तरह कट कर देगा। और न्यूट्रल है सूर्य, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, फूल को मुरझाने की ताकत सूर्य में है। और जो केतु है वो कैंची है, उसका मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। और शनि देव हैं, वो आपके सेवक हैं और आपका प्रोफेशन है। शनि देव के जो मित्र हैं वो है बुध, शुक्र और गुरु। बुध, शुक्र और गुरु। शत्रु है राहु, केतु, सूर्य और चंद्रमा और मंगल। शनि देव के शत्रु कौन है? राहु, केतु, सूर्य, चंद्रमा और मंगल। अब राहु क्या होता है? ड्रैगन हेड। राहु क्या होता है? ड्रैगन हेड, यानी कि आपका हेड वाला पार्ट। और इसके जो मित्र हैं वो है बुध, बाकी लगभग सबके साथ इसका शत्रु वाला रोल रहता है। और राहु और बुध आपस में आपका बंधन योग भी देते हैं, यानी व्यक्ति के जेल जाने के चांसेस या कोर्ट कचहरी के हॉस्पिटल के चांसेस बने रहते हैं। हमारे साथ कौन कौन न्यूमरोलॉजी वाले हैं? याद आ गया? 4 और 5, 9, 5, 4, है ना? तो ये जब राहु और बुध की युति होती है, और वो कैसे भी हो जाए, वो चीज आपको बंधन योग दे सकती है, ठीक है। और लगभग राहु के सभी दुश्मन हैं शुक्र को छोड़ के। शुक्र बेसिकली इसका मित्र भी है और शत्रु भी है, हम दोनों चीजें यहाँ पे दोनों चीजें इफेक्ट करेंगी। अब राहु क्या होता है? राहु किसी भी चीज को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा सकता है। अगर वीनस के साथ है राहु, तो उस व्यक्ति के पास मल्टीपल टाइम पैसा हो सकता है, मल्टीपल टाइम्स पैसा हो सकता है, मगर उस पे भी कंडीशन अप्लाई है, स्टार अप्लाई है, ठीक है। और केतु क्या होती है? ड्रैगन, आपकी टेल, यानी कि पूंछ, आपके सांप की पूंछ भी बोलते हैं उसको। तो केतु क्या है? कैंची, तो या चाकू उसको समझ लो। अब वो केतु जिसके साथ भी आएगा, चाहे आपके किसी भाव में आए, चाहे किसी ग्रह के साथ आए, चाहे किसी भाव में आए, चाहे किसी ग्रह के साथ आए, वो उस चीज को छोटा कर देगा या उसको कट कर देगा, ठीक है।
अब जैसे सन और मून, बीच में आ गया केतु, कैसे आएगा मैं आपको बाद में बता दूंगा। अब किसी भी जातक या जातिका के होगा, अब वो ट्राइन से हो, मन सेवन से हो, या कैसे भी हो, तो वहां पर सूर्य क्या होते हैं, आपके फादर। मून क्या होती है, आपकी मदर। और बीच में आ गई कैंची, यानी कि आपके माता पिता एक साथ नहीं रहेंगे। ठीक है। अब केतु किसी के साथ भी आ जाए, जैसे सन और केतु आ गया, वैसे तो ये राजयोग भी है, ठीक है, मगर वो कब ये राजयोग होगा हम उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर उसको व्यक्ति के फादर के सुख में कमी आएगा। बेसिकली केतु वो दो धारी चाकू है। अब सिंपल सी मैं आपसे बात पूछता हूँ, आप चाहो तो अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हो। खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटेगा कौन? खरबूजा। खरबूजा। आवाज कम है सर। खरबूजा सर। मैं कह रहा हूँ खरबूजा चाकू पे गिरे कि चाकू खरबूजे पे गिरे, तो कटेगा कौन? आवाज कम आ रहा है सर। खरबूजा ही कटेगा। यही कटेगा सर। सभी खरबूजा। को आवाज सभी को कम आ रही है कि किसी? ओके। नहीं, हमको सही आ नहीं रही है। सर, ठीक से ठीक आ आवाज रही नहीं है। कैसे। तो अच्छा आ रहा है, सही है। मैं ठीक आ सही रही बोल रहा था। ये अच्छे आ रहे से आवाज। ओके है तो खाली यूं दिखा दो आप तो। ओके। चलो बाकी सबको तो ओके है। ठीक है। तो केतु जिसके साथ भी रहेगा, जिस भाव में रहेगा या किसी प्लेनेट के साथ में होगा या उसके ट्राइन में होगा, जो हमारे बेसिक एस्ट्रोलॉजी वाले उन्हें समझ में आ गया होगा मैंने ट्राइन क्या बोला, मैंने आपको दो तीन बार ये चीज समझाई थी। और हम डे 3 में भी इसको पढ़ेंगे दोबारा, ठीक है। आप लोग भी परेशान मत होना, मैं आपको सारे कॉम्बिनेशन बताऊंगा कैसे बनते हैं। तो केतु जिसके साथ भी आएगा वहां पे उस चीज के कारक तत्वों में कमी हो सकती है। वीनस के साथ केतु आ गया, यानी वीनस क्या है, शुक्र क्या है, आपका पैसा। नाड़ी के अंदर शुक्र से हम आपका पैसा देखेंगे। और वैदिक ज्योतिष के अंदर पैसा किससे आता है, बृहस्पति से और दूसरे भाव से। तो वैदिक वाले कंसेप्ट हमें यहाँ पे मिक्स नहीं करने। अगर कोई पहले वैदिक ज्योतिष पढ़ चुका है तो, या आपने मुझसे भी पढ़ी है तो, वैदिक वाला हमें अपनी नॉलेज के लिए रख लिया, मगर उसको भी साइड में रखेंगे। और चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ, आपको और अच्छी आ जाएगी वॉइस। वैदिक वाले को और हमने नाड़ी वाले को आपस में मिक्स नहीं करना है, ठीक है। और शुक्र से हम देखते हैं पैसा। वीनस के साथ राहु आ गया तो बहुत मल्टीपल टाइम्स पैसा, और क्या कम कह रहे हैं। है ना। और वीनस के साथ अगर केतु आ गया तो पैसे पे कैंची, मतलब पैसा आएगा या तो कट कैसे के है? आएगा या डूब जाएगा। आवाज क्या कम गया है। सर औरों को तो आ रहा है, आपके पास कोई दिक्कत है, आप दोबारा लॉग इन करके ज्वाइन कर लो। सर एक बार फिर से बताइए ना सर, अभी बताए हो। वीनस और राहु, शुक्र और राहु अगर आपके एक साथ है, चाहे ट्राइन में हो, चाहे आमने सामने हो, चाहे एक ही भाव में हो, ठीक है, कंडीशन अप्लाई, केतु आसपास नहीं होना चाहिए। तो वीनस राहु है तो आपके पास मल्टीपल टाइम्स पैसा हो सकता है। और वीनस केतु है तो आपके पैसे में कमी हो सकती है, ठीक है। तो वीनस राहु और वीनस केतु में फर्क है, वीनस केतु वाले के पास पैसा कम होने के चांसेस ज्यादा है। वीनस राहु के पास आपका घर, गाड़ी, पैसा बड़ा होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपका राहु और केतु के कारक तत्व है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जो भी अभी 9 ग्रह बताए आपस में, यस शत्रु सर। और मित्र बताए, इसमें किसी को कोई परेशानी? नो सर। नो सर। सर सर बुध के मित्र मित्र पास हो गए तो मित्र और शत्रु एक बार वो बताइए। मैडम आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वो जो हमारे है ना वो एडवांस बेसिक वाले, उन्हें मिल बुध के। जाएगा, ठीक है। अब
ये हमारी कुंडली होती है, ठीक है। इस ये हमारे भाव होते हैं, ये भाव फिक्स हैं, ये भाव नहीं बदलेंगे। आपके यहाँ पे नंबर कोई सा भी हो सकता है। पहले भाव, ये पहला भाव रहेगा, ये दूसरा भाव रहेगा, मतलब हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, ये हाउसेस फिक्स रहेंगे। चाहे इसमें राशि यानी कि नंबर कोई सा भी लिखा हो। यहाँ पे आपका 7 नंबर भी लिखा हो सकता है, यहाँ पर आपका 1 नंबर भी लिखा हो सकता है, यहाँ पर आपका 5, मतलब यहाँ पर इस भाव में 1 से लेके 12 तक कोई सा भी नंबर लिखा हो सकता है। फिर इसके हिसाब से हमारी काउंटिंग चलती है और हम उसको ऐसे लिखते हैं, जैसे अगर सिंह लगन है किसी का तो यहाँ पे 5 नंबर लिखा होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये तो हो गए आपके भाव। भाव तो फिक्स है, ये 5 नंबर लिखा हो तो भी पहला ही भाव है, 6 नंबर लिखा हो तो भी दूसरा ही भाव है, 2 नंबर लिखा हो तो भी ये आपका 10th हाउस ही है, ये फिक्स रहेगा। ये चीज आप ध्यान रखना, ये चीज, मतलब मैं, आप लोग कंफ्यूज होते हैं अभी तक, मगर ये चीज आपको ध्यान रखना है कि भाव और राशि अलग अलग होती हैं, ठीक है। भाव के साथ साथ राशि के भी गुण आएंगे ना इसमें। वो राशि के गुण आएंगे, मगर हम नाड़ी के अंदर मेन भाव को और प्लेनेट को प्राथमिकता देनी है हम। राशि हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आपका मान लो तुला लगन है, तो 7 नंबर लिखा होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रथम भाव से होता क्या है, दूसरे भाव से क्या होता है। जो फर्स्ट भाव है वो हमारा तनु भाव है, तन का भाव है। उससे हमारा शरीर, पूरा शरीर, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा कैरेक्टर, हमारा नेचर यानी कि स्वभाव देखते हैं। व्यक्ति को हम खुद को देखते हैं, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, खासकर चेहरा उसे देखते हैं। हेल्थ, कॉन्फिडेंस, मतलब व्यक्ति के जीवन में कठिनाई आएगी कि कठिनाई नहीं आएगी, वो हम पहले भाव से देखेंगे, ठीक है। सेकंड हाउस जो होता है यानी कि हमारा धन भाव, हमारा कुटुंब भाव भी होता है, हमारा धन भाव भी होता है, और वाणी का भी हम यहीं से देखते हैं। हमारा पहले तो हेड हो गया, फिर हमारी वाणी, ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ तक वाला पार्ट सेकंड हाउस। तो ये हमारे परिवार का भी है, हमारे धन का भी है, हमारे संचित धन का भी है, सेव्ड मनी यानी कि संचित धन, मेरे सेविंग्स का भी है, मेरी रिसोर्सेज का भी है, मेरे जीवन में क्या क्या रिसोर्सेज हैं, मेरी वाणी का भी है, मेरी भोजन का भी है, मेरे को कैसा भोजन पसंद है, और मेरी फैमिली वैल्यूज का भी है। जो लड़कियां जाती हैं शादी होने के बाद, उन्हें लगता है ना कि हमें वे कैसे घर से आई है, तो मतलब उसकी फैमिली वैल्यूज कैसी है। तो हम वो सेकंड हाउस से देखते हैं कि उसकी फैमिली वैल्यूज कैसी हैं, व्यक्ति की वाणी कैसी रहेगी, व्यक्ति की वाणी में दम रहेगा कि व्यक्ति की वाणी सॉफ्ट रहेगी, व्यक्ति की वाणी में आपका सॉफ्टनेस रहेगी, कि व्यक्ति की वाणी में क्या रहेगा। तो ये सब चीजें हम यहाँ से देखेंगे। थर्ड हाउस हमारा, इसको बोलते हैं सहज भाव, या फिर इसे हम बोलेंगे पराक्रम का हाउस भी बोलते हैं इसको। हमारे शोल्डर्स आ जाते हैं इसमें थर्ड हाउस में, और हमारे भाई बहन आ जाते हैं थर्ड हाउस में, ओवरऑल भाई बहन भी आ जाते हैं। और जो हमारा खासकर छोटे भाई बहन हैं, जो भी हमारे छोटे भाई बहन हैं, वो यंगर सिबलिंग्स, वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं। हमारे नेबर्स हम थर्ड हाउस से देखते हैं। आपका सोशल सर्कल, जो आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो सब है, वो थर्ड हाउस है। कम्युनिकेशन वाला, जो आपका सोशल कम्युनिकेशन है, वो थर्ड हाउस है। आपका नेबर जो है, आपका अड़ोस पड़ोस, वो थर्ड हाउस है। छोटी यात्राएं, शॉर्ट ट्रेवल, जो हम एक सिटी के अंदर करते हैं, जहाँ पे आप 15, 20 से 70, 80 किलोमीटर तक चलते हैं, 100 किलोमीटर तक की छोटी यात्राएं, 0 से 100 किलोमीटर, या कोई सेल्स पर्सन होते हैं जो बार बार एक ही शहर में आ रहे हैं और जा रहे हैं, खासकर मुंबई वाले जो 15, 20 किलोमीटर रोज आते हैं जाते हैं, या आपके एनसीआर में कोई है, या कोई मथुरा वाला जो आपका दिल्ली और मथुरा या पलवल या फरीदाबाद
या गुड़गांव नोएडा वाले जो आपस में रोड दिल्ली से अप डाउन करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर पड़ोस वाले में आना जाना, वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं। ठीक है। शॉर्ट ट्रेवल, आपका यंगर सिबलिंग्स, पराक्रम, आपके अंदर साहस कितना है, करेज, ये हमारा थर्ड हाउस है। हमारी स्ट्रगल भी थर्ड हाउस है। ठीक है। फोर्थ हाउस का रिप्रेजेंट करता है मेरी माता को, मेरे सुख के साधन को। पहले हम इसमें फोर्थ हाउस में लोग देखते थे आपके पास कितने वो हैं, पशु हैं, मतलब आपके पास कितने चौप जैसे चार पैर वाले पशु हैं। ठीक है, वो हम फोर्थ हाउस से देखते थे। मगर अब चार पैर वाले पशु बहुत ही कोई बिल्ले रखते हैं, मतलब आपके पास गाय भैंसे घोड़े आदि कितने हैं। ठीक है। तो अब पहले तो ये होता था, अब क्या है, आपके पास आपका कितनी गाड़ियां हैं, सुख के साधन, आपका फोर्थ हाउस से देखेंगे। आपकी मदर फोर्थ हाउस से देखेंगे। आपका पीस ऑफ माइंड यानी कि मन की शांति है ना, हमारा मन फोर्थ हाउस से देखेंगे। हमारे वाहन, हमारा घर, पीस ऑफ माइंड व्यक्ति को घर पे मिलता है। और मदरलैंड, जो मेरा मदरलैंड है, मतलब मैं किस शहर में रहता हूँ, किस कंट्री में हूँ, वो भी हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। ठीक है। और यहाँ से हम फॉरेन जाना भी देखेंगे इनडायरेक्टली, व्यक्ति का फॉरेन जाना होता है कि नहीं होता, वो भी हम देखेंगे। फिफ्थ हाउस मेरी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, मेरे लव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, मेरी माइंड को रिप्रेजेंट करता है, मेरे आईक्यू लेवल को रिप्रेजेंट करता है। मेरी आईक्यू लेवल, एजुकेशन, माइंड, लव रिलेशन। और स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन क्या होता है, जैसे कि आपका सट्टा, लॉटरी, या फिर आपका कि शेयर बाजार। स्पेकुलेशन जैसे कि हम बोलते हैं कि सोना चांदी बढ़ने वाला है, जैसे मैंने अपने एक वीडियो में भी कहा था शॉर्ट के अंदर कि अभी आप ले लो। और ये मैंने जब कहा था जब आपकी चांदी 1,80,000 थी, ये स्पेकुलेशन था कि हमने बोला, और उसके बाद चांदी 4 लाख भी गई। और अभी भी मैं कह रहा हूँ चांदी उठेगी। ठीक है, आगे जाके। और जिसके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हो वो चांदी खरीद सकता है। फिफ्थ हाउस से हम संतान भी देखेंगे। ज्योतिष के लिए भी आपका फिफ्थ हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। मेरे लव रिलेशन, लव अफेयर हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। मेरा क्रिएटिविटी कैसी है वो हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। व्यक्ति के अंदर जो अपने आप को दिखाने की कला है, जैसे जब हम यंग होते हैं तो हम स्मार्ट दिखते हैं, हम डांस करते हैं, वो सब जो हमारी एक तरीके से हमारा आपको दिखाने की कला, वो प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हम, या कॉम्पिटिटिव स्किल्स तो नहीं कहेंगे, स्टेज पर आकर कुछ परफॉर्म करना, वो हम यहाँ पे फिफ्थ हाउस से देख सकते हैं। ठीक है। और सिक्स्थ हाउस, इसे बोलते हैं अरिभाव, और इसको हम बोलते हैं रोग, ऋण और शत्रु का भाव है हमारा सिक्स्थ हाउस। रोग, ऋण, शत्रु यानी कि आपकी डिजीज, आपके लोन्स, आपके डेब्ट्स, आपको लेने हैं नहीं लेने, चुकेंगे नहीं चुकेंगे, आपके शत्रु से आप जीतोगे नहीं जीतोगे, वो आपका सिक्स्थ हाउस है। कंपटीशन भी हम सिक्स्थ हाउस से देखेंगे। व्यक्ति को जॉब पे जाना है नहीं जाना, वो भी हम सिक्स्थ हाउस से देखेंगे। व्यक्ति का लिटिगेशन यानी कि कोर्ट केसेस हम सिक्स्थ हाउस से देखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया सिक्स्थ हाउस। अब इसके बाद आता है आपका सेवेंथ हाउस। क्लास बोरिंग तो नहीं हो रही? नहीं सर। सही सर। ज्यादा है उनसे। अब आता है सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस होता है हमारा पार्टनरशिप का हाउस। मैं फर्स्ट हाउस हूँ, जस्ट मेरे सामने वाला सेवेंथ हाउस है। मैं कौन सा हूँ? फर्स्ट हाउस। मैं जातक यानी कि जातक खुद सेल्फ, वो है आपका फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस से हम जातक नेटिव को खुद देखेंगे। नेटिव के सामने वाला पार्टनर कैसा है, वो हमारा सेवेंथ हाउस है। नेट फर्स्ट हाउस के जस्ट सामने वाला, ठीक है, वो हमारा सेवेंथ हाउस है। और सेवेंथ हाउस यानी कि मेरी पार्टनर का हाउस, वो मेरा बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, मेरा लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम देखेंगे। मेरे सेक्सुअल रिलेशन कैसे रहते हैं, मेरा बिजनेस कैसा रहता है, मेरा रिटेल काउंटर कैसा रहता है, मेरा पब्लिक इंटरेक्शन कैसा है, लोग मेरे को कैसा परस्यू करते हैं, मेरे सामने वाला मेरे को कैसा देखता है, वो मेरा सेवेंथ हाउस बताएगा, सेवेंथ लॉर्ड बताएगा, सातवें भाव मेरा बताएगा कि मेरा परसेप्शन लोगों में कैसा है। ठीक है,
एट्थ हाउस है आपका छुपा हुआ भाव, यानी कि इसे हम आयु का भाव भी बोलते हैं और इसे हम शमशान का भाव भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है एक तरीके से गड्ढा है। एट्थ हाउस क्या है? गड्ढा है। और गड्ढे के अंदर मतलब इट्स नॉट गुड। जो सडन इवेंट्स हैं आपके वो एट्थ हाउस से आएंगे। आपकी आयु का विचार भी एट्थ हाउस से होगा, सडन इवेंट का विचार भी एट्थ हाउस से होगा। आपके जीवन में बैड लक या बड़ा लोन या बहुत बड़ी बीमारी, वो आपका एट्थ हाउस है। आपकी पैतृक संपत्ति और आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वो भी एट्थ हाउस है। और जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है वो भी आपका एट्थ हाउस है, यानी कि व्यक्ति के अंदर सडन चेंज आना, अच्छा हो या बुरा, वो कहीं ना कहीं एट्थ हाउस से जुड़ा रहेगा। एट्थ हाउस आपका ओकल्ट का भी है, एट्थ हाउस आपका माइनिंग का भी है, एट्थ हाउस किसी मैन्युफैक्चरिंग को बनाना भी है। तो ये सब चीजें हमारी एट्थ हाउस से आएंगी। है ना? एक सेकेंड, पानी पी लूं। हाँ जी, हाउस मतलब आपकी कुंडली के अंदर जो भाव होते हैं ना। किसी ने पूछा है हाउस क्या होता है, हाउस की हमारी डेट ऑफ बर्थ है? नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं होती हमारी। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डाल के हमारी कुंडली तैयार होती है। कुंडली के अंदर हमारा जो लगन वाला कुंडली है, यानी कि D1 जिसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, वो हमारा, जैसे मैं आपको शेयर करके बताता हूँ, एक मिनट रुको। हमने यहाँ पे व्यक्ति का नाम डाला, डेट ऑफ बर्थ डाली, टाइम डाला, प्लेस ऑफ बर्थ डाली। तो ये जो कुंडली बन के आती है ना, और उसके अंदर जो ये 12 खाने हैं, ये आपके 12 हाउस हैं, 12 भाव बोलते हैं इसको। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां और 12वां, ये आपके हाउस भी होते हैं, ये आपके भाव भी होते हैं। ठीक है, 9th हाउस, ये मेरे फादर का हाउस भी है और ये मेरे धर्म का हाउस भी है। ये थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का भी है। फादर का विचार जो पुराने ज्योतिषी हैं, अधिकतर वो 10th हाउस से करेंगे। ठीक है, या फिर इसमें भी अभी दो मत है कि फादर को 9 से देखना है, 10 से देखना है। मगर जो अभी अभी जो हम यंगर जनरेशन है, या अभी कह लो आप 90s या 80s के बाद के जो ज्योतिषी हैं, खासकर 90s के बाद के, वो आपको 9th हाउस से ही फादर का विचार करते हैं। और ये कई बुक्स में भी लिखा हुआ है, जो हमारी ट्रेडिशन बुक है, क्लासिकल है, उसमें भी ये लिखा हुआ है, हमारे 9th हाउस से हम फादर का विचार करेंगे। ठीक है, ये हमारा धर्म का घर भी है, ये भाग्य का घर भी है, भाव। ये हमारे गुरु का भी भाव है। ये मेरी हायर एजुकेशन भी हम यहीं से देखते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, इवन ज्योतिष का भी हम विचार यहाँ से भी करते हैं। ठीक है, और 10th हाउस रिप्रेजेंट मेरे कर्म का स्थान है, दशम भाव मेरे कर्म का स्थान है, कि व्यक्ति के कर्म कैसे रहेंगे। ठीक है, व्यक्ति के कर्म कैसे रहेंगे वो हम 10वें भाव से देखते हैं। ठीक है, व्यक्ति कौन सा प्रोफेशन करेगा, जीवन में उसके कर्म कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे, बुरे रहेंगे, उसका प्रोफेशन कैसा रहेगा, उसकी सक्सेस कैसी रहेगी, समाज में उसकी पोजीशन, मान सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, राजनीति भी हम यहाँ से देखेंगे। और जिस कर्म को करके हम पैसा कमाएंगे वो भी हम 10th हाउस से ही देखेंगे।
अब आता है 11th हाउस, एकादश भाव। इसको हम लाभ भाव भी बोलते हैं, मेरी इच्छा पूर्ति का भाव भी बोलते हैं। यानी कि मेरी जो महत्वाकांक्षा है वो हमारा 11th हाउस से देखते हैं। ठीक है। और हमारे प्रॉफिट, हमारे गेन्स, हमारी इनकम, हमारी अचीवमेंट, कर्म के बाद जो नेक्स्ट हाउस आता है वो मेरी अचीवमेंट का हाउस आता है, वो हम 11th हाउस से देखते हैं। कर्म का फल 11वां भाव, कर्म का फल 11वां भाव। और कर्म के बाद में जो फल की इच्छा होती है कि मेरा सोशल सर्कल बढ़े, मेरा मान सम्मान हो, मेरी इच्छाएं, हमारा एक तरीके से लाभ भाव से आता है। मेरा सोशल सर्कल, मेरे फ्रेंड जो मेरे दूसरे हैं वो 11th हाउस से देखेंगे। सोशल सर्कल कौन सा वाला, मेरे जो पास वाला तो हम 3rd हाउस से देखेंगे, जो मेरे नियर अड़ोसी पड़ोसी हैं। सोशल सर्कल जहाँ पे मेरे को मान सम्मान या जो मेरे को जानता हो, वो वाला सोशल सर्कल। वो जैसे मेरे ऑफिस के, मेरे, मैंने कुछ करा समाज में, वो वाला, उसकी मेरे को जान, जिससे लोग मेरे को जान रहे हैं, वो वाला सोशल सर्कल हमारा 11th हाउस है। बड़े भाई बहन का विचार भी हम 11वें भाव से करते हैं। 12th हाउस व्यय का आपका हाउस है, और इससे हम लॉस भी देखते हैं। ठीक है। 12वें भाव से व्यय स्थान है, और इससे हम हमारा लॉस भी देखते हैं व्यक्ति का। ये हमारे खर्चों का है, ये हमारे लॉस का है। 12वां भाव है एकांत का। जब आपने शब्द सुना था क्वारंटीन या आइसोलेशन, एक तरीके से जो आइसोलेशन है, जहां पर आप अकेले रहते हो, वो 12वां भाव है। और अकेले में व्यक्ति जो भोग विलास करता है या बेड कंफर्ट्स हैं, वो भी हम 12वें भाव से देखेंगे। हॉस्पिटल, जेल या विदेश, जहां व्यक्ति अकेले जाता है आइसोलेशन में या डीप स्लीप में, वो भी हम 12th हाउस से ही देखते हैं। 12वां भाव हमारे जेल का है, लॉसेस का है, एक्सपेंसेस का है, मेरी इन्वेस्टमेंट का भी है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट में मेडिटेशन कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट है। मेरे बेड कंफर्ट का भी है। मेरी बेड कंफर्ट यहाँ पे दो जगह से होता है, आपस में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, और आपकी रात की नींद कैसी आ रही है आपको, वो दोनों चीजें हम 12th हाउस से देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम बेड कंफर्ट खाली 7th से देखेंगे, हस्बैंड वाइफ वाले बीच में जो रिलेशन है वो, मगर आप 12th हाउस को भी पकड़ के चलोगे उसमें। ठीक है। हॉस्पिटल है, जेल जाना है, विदेश जाना है, विदेश जाके सेटल होना है, वो चीज हम 12वें भाव से देखते हैं। आइसोलेशन मतलब व्यक्ति का अकेलापन, डीप स्लीप जो है ना, वो हम यहाँ पे देखेंगे। और मोक्ष हम 12वें भाव से देखेंगे। ठीक सर है। भोग विलास को कैसे यहाँ पे देखा है, थोड़ा बताइए। व्यक्ति एकांत में जो काम करता है अपने वाइफ के साथ, जो हमारे रिलेशन होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है। वो बेड कंफर्ट जिसे हम कहते हैं ना, वो चीज हम यहाँ से देखेंगे। अब 12 राशियां होती हैं, 12 राशियों के हमारे 9 ग्रह, उसमें आपके 9 ग्रह हैं। और हर एक ग्रह को दो दो राशियां मिली हुई हैं, सूर्य और आपको चंद्रमा को एक एक राशि। जो हमारी 12 राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। यानी कि सबसे पहले आपकी एरीज है। एरीज के जो लॉर्ड हैं वो है आपके मार्स यानी कि मंगल। वृषभ 2 नंबर राशि टॉरस, उसके जो लॉर्ड है वो है शुक्र यानी कि वीनस। थर्ड है आपकी जेमिनाई, जेमिनाई के लॉर्ड वो है आपके बुध, मिथुन के बुध यानी कि मरकरी। कर्क यानी कि कैंसर, उसके जो लॉर्ड हैं वो चंद्रदेव हैं। सिंह यानी कि लियो, उसके जो लॉर्ड हैं वो स्वामी हैं, वो सूर्य देव हैं। फिर आपके कन्या यानी कि वर्गो, उसके जो लॉर्ड हैं वो आपके बुध देव हैं। तुला यानी कि लिब्रा, उसके जो लॉर्ड हैं वो शुक्र देव हैं यानी कि वीनस। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, उसके जो लॉर्ड हैं वो मंगल देव हैं। धनु यानी कि सेजिटेरियस, उसके जो लॉर्ड हैं वो गुरु यानी कि बृहस्पति देव हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉन, उसके जो लॉर्ड हैं वो शनि देव है। कुंभ के भी शनि देव हैं। और मीन यानी कि पैसिस के भी आपके बृहस्पति देव हैं। ये तो हो गई आपकी 12 राशियां। खाली अभी हमने नाम पढ़े हैं, इनका नेचर अभी हमारे इसमें कोर्स में नहीं है।
ठीक है, वो हमारा वैदिक का पार्ट है। अब कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च का होता है, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में नीच का होता है, ये लास्ट 5-10 मिनट का पार्ट है, फिर हम इसको आज की क्लास को हम यही वाइंड अप करेंगे। ठीक है। सूर्य देव मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला में नीच के होते हैं। चंद्रदेव वृषभ राशि में 2 नंबर में उच्च के होते हैं और 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। राहु देव में अलग अलग विचार हैं, कोई कहता है 2 नंबर में यानी कि वृषभ में उच्च के होते हैं, कोई कहता है कि 3 नंबर में मिथुन के उच्च के होते हैं। जो हम अभी नाड़ी वाला एक कोर्स पढ़ रहे हैं उसमें हम मिथुन में उनको उच्च का मानेंगे और धनु यानी सेजिटेरियस में उनको नीच का मानेंगे। ठीक है। बृहस्पति देव आपके कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं। ठीक है। 5वें और 11वें राशि में कोई उच्च का और कोई नीच का नहीं होता। 5वीं राशि है आपके सूर्य देव की, जो कि राजा है। राजा के सामने ना कोई उच्च है ना कोई नीच है, राजा के साथ में भी कोई उच्च ना नीच है, और उसके जस्ट सामने 11वीं राशि पड़ती है, उसके सामने भी कोई उच्च और नीच नहीं है। मतलब राजा सबको एक नजर से देखता है। राजा की राशि कौन सी हुई? 5 नंबर। 5 नंबर में जहाँ पे राजा बैठता है, राजा की खुद की राशि है, वो राजा का घर 5 नंबर, और उसके सामने वाला घर 11 नंबर, वहां पर भी कोई उच्च और नीच नहीं है। बुध अपनी ही राशि में आपकी कन्या राशि में उच्च का होता है, और मीन 12 नंबर राशि में, जिसे हम कहते हैं आपका जेल में, वो नीच का होता है, हॉस्पिटल में नीच का होता है। ठीक है। शनिदेव तुला में न्याय करते हुए उच्च के होते हैं। मेष में मैं करते हुए, शनि वाला जब मैं करेगा तो वो नीच का हो जाएगा। ठीक है। केतु आपका 9 नंबर में धनु राशि में उच्च का होता है और मिथुन राशि में नीच का होता है। मंगल जो है आपका मकर में उच्च का होता है कर्म वाली राशि में, और 4 नंबर वाली राशि यानी कि कर्क में नीच का होता है। और जो शुक्र है भोग विलास का जो कारक है, वो आपकी 12 नंबर राशि में उच्च का होता है। अभी वरुण सर आपको आंसर मिल गया होगा, शुक्र कहाँ उच्च का होता है। शुक्र जो कि भोग विलास का कारक है वो 12 नंबर में उच्च का होता है, और 6 नंबर जहाँ जी शत्रु का सर। घर है, जहाँ पे उसको फाइट करना पड़े, रोग ऋण शत्रु के घर में, वो नीच का हो जाता है। ये तो हो गई हमारी राशि वाला पार्ट। ठीक है। मगर जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें हम काल पुरुष कुंडली, काल पुरुष कुंडली क्या होती है, जो आपकी मेष लगन की कुंडली होती है। अब मेष लगन क्या होता है आपका, जब हम यहाँ पर राशि को ना देखकर सिर्फ ग्रहों की पोजीशन से ही हम डिसाइड करें कि कौन सा ग्रह कौन से भाव में बैठा है, उससे ही हम प्रेडिक्शन करें, वो हमारा काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर आपने पहले भाव को पहली ही राशि मान लिया, दूसरे भाव में दूसरी राशि मान ली, तीसरे भाव में तीसरी, ऐसे सो ऑन, मतलब मेष लगन की कुंडली को हम काल पुरुष कुंडली बोलते हैं। जहां पर आपका लगन में 1 नंबर लिखा हो वो काल पुरुष कुंडली है। ठीक है। हम काल पुरुष कुंडली के हिसाब से ही आगे प्रिडिक्शन करेंगे हमारी आने वाली क्लासेस के अंदर। ठीक है। अब यहां तक किसी को कोई डाउट? राशि में, भाव में, हाउस में? तो लास्ट वाला पार्ट जो पढ़ाया आपने, कुछ उच्च नीच और राशि के हिसाब से, वो नहीं समझा मुझे। देखो, ग्रह उच्च और ग्रह नीच होता है। ग्रह किसी पर्टिकुलर राशि में उच्च का होता है, किसी पर्टिकुलर राशि में नीच का होता है। ठीक है। अब जैसे सूर्य है, वो मेष राशि में उच्च का रहेगा, 7 नंबर राशि यानी कि तुला राशि में नीच का होगा। यानी कि मेष में जब सूर्य जा रहा है तो वो अच्छा हो गया, उसके सूर्य के जो जो भी सिग्निफिकेशन है वो अच्छे हो गए। और सूर्य अगर 7 नंबर राशि में जा रहा है तो उसके जो जो सिग्निफिकेशन है वो आपके पैड हो गए। सूर्य के क्या क्या सिग्निफिकेशन है वो कल करेंगे। ठीक है। सूर्य का अच्छा होना, सूर्य का बुरा होना, आप एक तरीके से समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि वो ग्रह उच्च का हो गया तो अच्छा हो गया, नीच का हो गया थोड़ा सा खराब हो गया, उसके कुछ कारक तत्व खराब हो गए, जो उसके नेचुरल सिग्निफिकेशन है।
ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ कारक तत्व, ग्रहों के कारक तत्व, नेचुरल सिग्निफिकेशन, नैसर्गिक कारकत्व की बात कर रहे हैं, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम फंक्शनल सिग्निफिकेशन की बात नहीं करेंगे, जो हमारे एस्ट्रोलॉजी वाले हैं उनको मैं दोबारा क्लियर कर दूं। हम नाड़ी के अंदर सिर्फ नेचुरल सिग्निफिकेशन से ही प्रोडिक्शन करेंगे, ठीक है। सर सर तो ये तो है सर, राशि वो हमारे डेट ऑफ बर्थ से पता चलेगा या हमारे नाम से पता चलेगा कि कौन सा राशि हमारा होगा? नहीं, हमारी डेट ऑफ बर्थ जो हमारी कुंडली बनेगी ना, उससे हमारी राशि पता चलेगी। अब जैसे आप ये देखिए, ठीक है, मैंने डेट सन ऑफ साइन बर्थ मून डाला। साइन। एक मिनट, अब यहाँ पे ध्यान दे लो। ये जो है हमारी ऐसे कुंडली बन के आएगी, ये हमारा D1 चार्ट होता है या लगन चार्ट होता है। जहाँ पे चंद्रमा है, मून चार्ट ऐसे लिखा रहेगा। आपका D9 मांचा चार्ट ऐसा लिखा रहेगा, जो हमारी शादी के लिए होता है। मगर हम सारा प्रिडिक्शन D1 से ही करेंगे, ठीक है। ये हमारा मेन चार्ट है D1। अब D1 के अंदर जो सबसे पहला भाव है, इसमें जो राशि लिखी होगी, 2 नंबर राशि लिखी है, तो ये मेरा क्या हो गया, लगन चार्ट। ये मेरा लगन कुंडली हो गया। मैं इस व्यक्ति का लगन कौन सा है, 2 नंबर, यानी कि वृषभ लगन, ठीक है, टॉरस। मगर जहां पे चंद्रमा होगा, वो उस व्यक्ति की राशि होगी ना, जिससे हमारा नामकरण होता है। चंद्रमा जिस राशि में होता है, जिस नक्षत्र में होता है, उससे उस व्यक्ति का नामकरण होता है। और इसीलिए पहले उसी अक्षर पे नाम रखते थे, ताकि जब मैं पंडित जी के पास अपनी कोई समस्या लेके जाऊं, और पंडित जी को मैं बोलूं कि मेरा नाम मोहित है, तो पंडित जी समझ जाते थे कि मेरा जन्म जो है सिंह राशि, मतलब मेरा चंद्रमा जन्म के समय सिंह राशि में होगा, और मेरी ये एज है। तो वो आइडिया लगा लेते थे कि मेरी कुंडली में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मेरी एज देखकर, मेरे से फेस देखकर वो आइडिया लगा लेते थे कि हाँ भाई, इस व्यक्ति के, इस आपकी कुंडली में इतना पुराना व्यक्ति है, तो उस समय प्लेनेटरी पोजीशन ये रही होगी, पहले का IQ लेवल ये था, ठीक है। मगर हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गए, हमें पकी पकाई रोटियां मिलने लग गई। हम जोमेटो और स्विगी के जमाने में पैदा हुए हैं, 2 मिनट रूल के जमाने में, तो हमारे पास इतना समय भी नहीं है। तो हमें पकी पकाई कुंडली देखनी पड़ती है, इसलिए तो यहाँ पे सर हमारे पास तो सर सॉफ्टवेयर वो है। जो हाँ, तो सर जो जॉडिक साइन बताते हैं कि इस महीने किसे इस महीने तक के लोगों का जैसे ये राशि होगा, तो वो सही वो होता है सब या? आपके मन बहलाने के लिए अच्छा है, अच्छा, ओके। ठीक है। उससे एक, अगर हम 140 करोड़ तो इंडिया के अंदर ही हैं, 150 करोड़ मान लो, और उसको मैं 12 राशियों में कर दूंगा, तो मतलब आप सोचो कि हर 10वां बंदा मेरी राशि का होगा, लगभग 8वां या 10वां, 8वां या 9वां बंदा मेरी राशि का होगा। तो उससे थोड़ा बहुत प्रभाव मैच करेगा, नाम मात्र का। मगर पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल आपको देखना है, तो आपको हमारी कुंडली, हमारा ट्रांजिट, ट्रांजिट क्या होता है, आज मेरे राशि के अकॉर्डिंग हमारे ग्रह कौन से भाव में चल रहे हैं, ये तो हो गई मेरी लगन कुंडली। ट्रांसिट कुंडली मतलब जब हम कह रहे हैं ना, अभी बृहस्पति आपका मिथुन में गोचर कर रहे हैं, वक्री चल रहे हैं, आपने रील सुनी होगी, जुपिटर के आगे R लिखा हुआ है, R मतलब रेट्रोग्रेड, वक्री। अब थोड़े टाइम बाद वो कर्क में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको मतलब पता पड़ेंगी, ये एक्चुअल पोजीशन आज की है। और जब हम इसको और इसको मर्ज करेंगे, तो व्यक्ति की आज की कंडीशन का पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके फादर को क्या हो रहा है, उसके पति को क्या हो रहा है, उसके हस्बैंड को क्या हो रहा है, उसके बच्चों को क्या हो रहा है, सब हम यहाँ से और इसको मिला के देख सकते हैं, हमारी लगन कुंडली को और हमारे ट्रांजिट की कुंडली को। तो ये हमारी नाड़ी की स्पेशलिटी, ठीक है। ये मेरी लगन कुंडली है, चंद्रमा जिस राशि में है वो मेरी नाम राशि है। जो हम कहते हैं ना, व्यक्ति की राशि क्या है, वो चंद्रमा जिस राशि में होगा वो व्यक्ति की राशि है, ठीक है। तो जैसे तीसरे हाउस में चंद्रमा है तो राशि तीसरी होगी। चार, तीसरे हाउस में राशि कौन सी है, 4 नंबर, कर्क राशि होगी। है ना। कर्क। अब ऐसे ही हम किसी और का चार्ट खोलते हैं, सपोज करो, हम्म, अमिताभ बच्चन जी का चार्ट है, यहाँ पे चंद्रमा कहाँ पे है,
इधर 7 नंबर राशि में। तो यहाँ पर आपका तुला राशि हो गई। लगन कौन सा है इनका? कुंभ लगन, तुला राशि। लगन किससे ठीक है, पता चलता है सर? जो आपके फर्स्ट हाउस में जो राशि लिखी है वो आपकी लगन राशि जो ओके नंबर सर। है वो राशि होगी ना। है ना? तो सर लगन राशि मान के हमको फाइनल राशि मानी जाएगी या जो चंद्रमा राशि वो फाइनल होगी? चंद्र राशि आपके मन की स्थिति को दिखाती है, आपका मन कैसा है, और लगन ओवरऑल प्रोडिक्शन दिखाता है। ठीक है, नहीं तो जो हम लोग राशिफल हमें पढ़ते प्रोडिक्शन हैं वो लगन कौन से सा करना पढ़ते है, लगन से करना है, लगन कुंडली से हम प्रोडिक्शन करेंगे। हैं? ओके 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 सर, एक चीज और की लास्ट क्वेरी था सर, जैसे आपने आपका एक न्यूमेरोलॉजी का भी मैंने देखा था, तो सर अभी यहाँ पे कई लोग जो ऐसे होते हैं गांव में पैदा होते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता है, तो उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मैडम आज तो पूरे इंडिया में, गांव में भी और शहर में भी, नहीं नहीं सर, मैं इवन वर्ल्ड में। पुराने लोगों की बात कर रही हूँ जो अभी 45 के आसपास हो गए, उनका पुराने टाइम पे जिनका नहीं पता था, तो उनके लिए उनके लिए बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन नामक एक चीज होती है, BTR। वो होता है, मगर वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, वो अलग से आप चाहो तो सीख सकते हो। मगर BTR से आप व्यक्ति का नेचर, उसके लाइफ इवेंट को मैच करते हुए आप उसकी कुंडली बना सकते हैं। सर उसके तो ये हाथ देख कैसे में के भी बताते उसके हैं क्या? बारे में बता सकते हैं। हाथ देख के ही बता ऐसे सकते जो हो। ऐसे बंदे जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता उनका पाम रीडिंग करके आप बता सकते हो कि आप पे क्या है। जी, वैसे ही बता सकते हो, मगर आगे क्या होने वाला है उसके लिए फिर हमें फिर कुंडली बनानी पड़ेगी उनकी। सर बट नहीं आपका समझाने का तरीका बहुत बहुत अच्छा है सर, मतलब जिनको कुछ भी नहीं पता है ना सर, उन्हें भी मतलब बहुत कुछ पता चल जाता है, तो सर थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू जी। आज थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ ताकि आपको कल के लिए थोड़ा सा ना रहे। ठीक है, ये तो हमारे सर थे ग्रह सर कौन। एक चीज पूछनी थी सर। जैसे हाँ जी, ये जो अपना ग्रह आज की किस स्थिति में है, इसको चलित वाले से देखते हैं क्या? भाव चलित तो हो गया। चलित में भाव कंसेप्ट चलित आगे कौन सा करूंगा, है? हम उसको गोचर से देखते हैं, ट्रांजिट से। वो ट्रांजिट चार्ट कहाँ मिलेगा? जैसे लाइक आज का ट्रांजिट पोजीशन ये क्या रहा है? आज का ट्रांजिट, ये ना टुडे फ्रॉम लगना, दिख रहा है ये छोटा सा टुडे जो है, फ्रॉम लग। हाँ हाँ टुडे हाँ फ्रॉम लगना है ना, ओके। ये आपका आज का चार्ट। तो इसको थोड़ा पढ़ना बता दीजिए मतलब क्या? ये वीनस सन मार्स ये कुंभ राशि में है। आपका नहीं, मार्स सन वीनस 10 नंबर राशि मकर में राशि में। है ना, केतु 5 नंबर में सिंह राशि में, मरकरी और राहु आपके 11 नंबर में है। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर है। ये आज का चार्ट है। और जो व्यक्ति आज पैदा होगा उसकी ऐसी कुंडली बनेगी। लगन कौन सा आएगा वो हर घंटे चेंज होता रहेगा। जी कुमार साहब बोलिए। जी नमस्कार सर। ये जो आप नाड़ी ज्योतिष बता रहे हैं और जो पुराना ज्योतिष जो वैदिक ज्योतिष है, दोनों में फिर सर क्या फर्क हुआ? वही राशि और वही भाव सर सेम ही है ना? नहीं सर, बहुत फर्क है। जो भृगु ऋषि थे उनसे ये पूछा गया था कि जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, जो नाड़ी ज्योतिष का कंसेप्ट कैसा है मैं आपको बताता हूँ जी कि अ, आपकी भृगु ऋषि और नंदिकेश्वर ऋषि की नाड़ी बेसिकली बहुत साउथ में ज्यादा प्रचलित है, मगर ऐसे चंद्रकला नाड़ी भी होती है, शिव नाड़ी भी होती है, ऐसे बहुत सारी नाड़ियां होती हैं पद्धति। तो उसमें क्या था, नंदिकेश्वर ऋषि ने कहा था कि मार्कंडे जी को, जो हमारे थंब के इंप्रेशन से, थंब के इंप्रेशन हम पहले लेते थे, ताड़ पत्र पे हैं, उसमें जो कॉम्बिनेशन बनते थे, उसमें जो पैटर्न बनते थे, राउंड बनते थे, आपका चक्र बनता था, आपका शंख बनता था, आपके बहुत सारे ऐसी चीजें बनती थी, उसको देख के बताया जाता था कि जब ये व्यक्ति पैदा हुआ होगा तो बृहस्पति को केंद्र में मानकर, जुपिटर को केंद्र में मानकर कि इस व्यक्ति का जुपिटर इस राशि में होगा, उससे आपका पहले भाव में ये फला प्लेनेट होगा, उसके सामने प्लेनेट होगा, उसके ट्राइन में यानी कि उससे 1 5 9 में कोई पर्टिकुलर प्लेनेट होगा। मेन आपके थंब प्रिंट को लेकर ही करा जाता था। ठीक है, मगर उस पद्धति को ले
कर वो लोग कुंडली बनाते हैं, फिर कुंडली को रीड करते हैं। हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है, तो हम डेट ऑफ बर्थ से ही आपको रीड करना सिखा रहे हैं। मेन आपका थंबप्रिंट लेते थे, अभी भी वो चीज है। नाड़ी ज्योतिष के नाम से बहुत सारे आपके तमिल के अंदर तमिलनाडु के अंदर बहुत सारा चीज चलती है, और ऐसे बहुत सारे लोग पैदा भी हुए हैं। वो आपका थंबप्रिंट लेंगे, थंबप्रिंट से कुंडली बनाएंगे, फिर कुंडली से जो हम पढ़ेंगे वही पढ़ के आपको आगे वो प्रिडिक्शन करेंगे। मतलब फर्क है दोनों में फर्क आप ये कर रहे हैं। फर्क क्या है यहाँ पे आपको, जो हम राशि से नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे प्लेनेट के आपस में कॉम्बिनेशन से पढ़ेंगे। हम यहाँ पे राशि की जो इम्पोर्टेंस है ना, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे जुपिटर के ट्राइन में कौन सा है, हम जुपिटर को जीव मान के प्रिडिक्शन करेंगे, जुपिटर को, और फीमेल के केस में उसको। यहाँ पे हम लगन को मान के चलते हैं और लग्नेश को मान के चलते हाँ जी जी जी, बिल्कुल हैं, सही। है ना, हाँ कि हाँ लगन यहाँ पे है, लग्नेश यहाँ पे है, तो यहाँ पर जो प्रिडिक्शन होगा और उसकी एक्यूरेसी लेवल इससे भी, या मतलब इसके बराबर मान लो, हम किसी को चैलेंज नहीं कर रहे, हम खाली बृहस्पति को जीव मानकर हम प्रिडिक्शन करें। ठीक है ठीक। या बृहस्पति जहां पर है उसे फर्स्ट हाउस मान लिया, फिर उससे यहाँ पे बृहस्पति के दूसरे भाव में राहु है, बृहस्पति के आपके कौन से तीसरे भाव में ये है, बृहस्पति के सप्तम भाव में ये है, पर्टिकुलर प्लेनेट है। जैसे अगर हम मैं कहाँ पे देखूं, जैसे अभी यहाँ, बृहस्पति बड़ा उसमें केतु है। है ना, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऐसे आपको यहाँ पे समझ में मान लो बृहस्पति यहाँ होता, तो जी बृहस्पति के टाइम में आपका केतु भी आता, मून भी आता, तो हम उससे प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है सर, मतलब तीसरे फिर कोई एग्जाम्पल भी दिखाएंगे आप ऐसा प्रिडिक्शन का? थर्ड डे के अंदर आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ जी, वंशिका गर्ग जी। सर मैंने आपकी 3 डेज की और न्यूमरोलॉजी वाली क्लास भी अटेंड की थी जो फ्री डेमो वाली थी। तो मुझे हाँ ये जी पूछना है कि एक्यूरेसी किस में ज्यादा रहती है सर, एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा रहती है कि न्यूमरोलॉजी में ज्यादा रहती है? मैम, देखो दोनों को कॉन्ट्रोडिक्ट कर तो हम नहीं कर सकते। न्यूमरोलॉजी में बेसिकली कुछ चीजें होती है जो हम आगे डेट ऑफ बर्थ उसने बोली, हमने खट से बता दिया, ओके सर। जो हम एस्ट्रोलॉजी से नहीं जान सकते। मतलब ओके। हम वैसे तो जान जाएंगे, मगर यहाँ हम्म। डेट ऑफ बर्थ बताने के साथ ही आपको चीजें समझ में आ रही हैं। यस और सर। यहाँ पर जब हम एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो हम उसके पूरे खानदान के बारे में बता सकते हैं। एक ओके तो सर। व्यक्ति के बारे में बताना, उसके पूरे खानदान के बारे में बताना, उसकी माता के, उसके बच्चों के बारे में बताना, उसके लाइफ इवेंट के बारे में बताना, तो एस्ट्रोलॉजी चाहिए। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी। जी पुलकेश जी। सर नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्कार जी। सर न्यूमरोलॉजी में जैसा हमारा रेडीमेड मिलता है ना सर? क्या रेडीमेड मिलता है सर? सर जो एस्ट्रो ऐप जो आपने दिया था, हाँ जो जी, डेट ऑफ बर्थ डाल के उसमें देखा जाता है, ऐसा इसमें भृगुनाड़ी में हाँ भी ऐसे ऐसा? हमारे एस्ट्रो सेज है, वहां से भी हम देख सकते हैं। नहीं नहीं, बीएनएन के अंदर भी है ऐसा सर? हाँ जी, बीएनएन के अंदर है नहीं, हमें सॉफ्टवेयर तो यही यूज करना है। ओहो, जैसे हमारा वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जैसे ये किए थे वैसे ही? हाँ, लगभग वैसे ही। सर इसमें मुझे एक चीज पूछनी थी कि जैसे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो होता है, हमारे जन्म से जो हमारे डेट ऑफ बर्थ से हमें प्रिडिक्शन करते हैं। हम्म। अब जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी से देखा, उसका चार्ट बनाया हमने पूरा उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, एंड हम्म। देन उसने वो सारे चीजें भाव बता के हमने कह दिया कि आप ये रेमेडी करो या ये चीज करो, और उसने करी। तो वो जो ग्रह हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं, या फिर कैसे ये वो भी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सेम होते हैं? देखो, रेमेडी तो सबकी सेम ही है, न्यूमरोलॉजी में भी काफी चीजें हैं वो जो एस्ट्रोलॉजी में भी रहती हैं, वो सेम ही रहती हैं। रेमेडी तो रेमेडी है, भगवान की पूजा करना रेमेडी है। ठीक है। नहीं नहीं, रैम मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने कोई रेमेडी करी, सपोज दैट, जैसे न्यूमरोलॉजी में तो जो आपका बर्थ चार्ट है उसके हिसाब से वो नंबर रहेंगे ही रहेंगे। हम बता देंगे ये नंबर नहीं है, आप उसकी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम्म। उपाय कर लो। सेम वे अगर हम जन्म कुंडली बनाते हैं किसी की, जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से,
उसमें ग्रह अपने आप चेंज होते हैं या वो वैसे ही रहते हैं नहीं, जिस ग्रह तरह से क्योंकि हमारी चेंज डेट ऑफ होंगे, बर्थ ग्रह है तो वैसे ही रहेंगे ना। वैसे ही रहेंगे ना, यही चीज पूछ रही थी। मतलब ग्रह, देखो व्यक्ति का जो नेचर है, अगर उसके जीवन में स्ट्रगल लिखी है नहीं लिखी, हमने काफी हद तक तो डेट ऑफ बर्थ से देख ली। ठीक है। हम्म, आपको तो आइडिया हो गया होगा, आप तो प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे खासा, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे अपने डाल रहे हो, आपके क्लाइंट भी आ रहे हैं, सब कुछ है। जी ये जी हमारे पहले दूसरे बैच की स्टूडेंट है, मैं आपको बता दूं। ठीक है। जी सर। सर मैंने तो पाम रीडिंग की वजह से कुछ ज्यादा थोड़ा सा ये कर लिया है, और कुछ आपकी क्लासेस से काफी कुछ सीखने को मिला। है ना? तो जैसे न्यूमरोलॉजी में हमने देख लिया और उसके बारे में पता चल जाता है। जैसे सपोज करो आपके पास मल्टीपल 7 वाला आ गया, या 8 हम्म और 8 वाला आ गया, तो हम्म ठीक है, सफलता ना सफलता अलग रहेगी, मगर जीवन में संघर्ष तो रहेगा ना। जी है ना? अपन उसको तो नहीं नकार हम्म सकते। और आपने देखा भी होगा, जिसका खासकर कंडक्टर 8 आ गया, तो हम्म। आपको पता है क्या होता है। सर वो तो मुझे, मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता, और आपसे समझ बेहतर गए कोई ना? नहीं जान सकता। है ना? तो वो चीज अब मैं वहां दिख गई, मगर उसकी लाइफ में हम और क्या क्या देख सकते हैं, उसको कौन अच्छी रेमेडी दे सकते हैं, मतलब उसके जीवन की दुखती रख क्या है, दुखता मतलब उस पर्टिकुलर उसका क्या पार्ट है जो उसका नुकसान हो सकता है। किसी की हेल्थ है, हम उसको हेल्थ न्यूमरोलॉजी से नहीं जज कर सकते। जी जी उसको क्या क्या बीमारी होनी है वो हम दूसरी चीजों से नहीं जज कर सकते। हम यहाँ पे जज कर सकते हैं कि उसके साथ हेल्थ इशू आपके पैदा होते के साथ नॉर्मल इंसान को नहीं आएगा, अधिकतर जी को जी आएगा मेजरली। वो 40s के बाद ही आना चालू होगा, उसके सिम्टम्स दिखेंगे। जी। तो जैसे कि यहाँ पाम पर रीडिंग में भी, हाँ सॉरी सर आप बताइए। हम जो है ना, जो उसके जो जो चीजें हैं, हम उसके रिश्तेदारों तक के, हम यहाँ पर उसकी मामी, उसकी चाची चाची या फिर उसके पड़ोस में कौन रहता है, उसके घर पे क्या चल रहा है, उसके घर में कौन कौन अपनी शर्ट पे खाना गिराता होगा, कौन रिश्तेदार गिराता होगा, किस रिश्तेदार के घर में नोटों की गड्डी रहेगी, वो सब हम्म। हम यहाँ पे देख के बता सकते हैं नाड़ी के अंदर। कि उसके पापा कैसे होंगे, पापा का भाई कैसा होगा, बड़ा दादा का नेचर कैसा होगा, वो हम यहाँ पे देख के बता सकते हैं। सर इसमें एक और क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे लग्न का देखते हैं हम, तो लग्न में क्या होता है कि हमें नाड़ी दोष होता है, जब मतलब अगर किसी की नाड़ी सेम मैच हो गई तो वो नाड़ी दोष हो जाता वो है तो आप उसका। आपस में हस्बैंड वाइफ की कह रहे हो, वो चीज हाँ ये हाँ, कोर्स का पार्ट नहीं है। ये कोर्स का पास नहीं ना। कुंडली मिलान जो आप कह रहे हो ना, वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है। ओके, वो तो चीज ये आपको आपको नाड़ी यहाँ वही से वाली चीज पता होती चल है ना। वो चीज आपको देख के पता चल जाएगी। देखो, कुंडली मिलान जो बताते भी हैं, वो खुद कहते हैं कि कुंडली हम्म। मिलान पूरा सत्य नहीं है, खासकर आज के जमाने में। हमें पहले व्यक्ति को देखना है, व्यक्ति का 7th हाउस देखना है। मैंने आपको न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हुए भी कहा था, न्यूमरोलॉजी से भी हम मैच मेकिंग करते थे, मगर मैंने फिर कहा था व्यक्ति हम्म का 7th हाउस, 7th लॉर्ड, और साथ में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको तब भी कहा था, और वो चीज अभी भी कह रहा हूँ। हम्म। ठीक है। सबसे ज्यादा अगर मेरे 36 के 36 गुण मिल गए, 7th हाउस और 7th लॉर्ड और शुक्र ही पिट गया, क्या शादी चला लोगे? नहीं चल सकते। फिर 36 के 36 गुण मिला लो, नहीं चलेगी। वो तो फिर वैसे उसमें राम नाड़ी भगवान भी दोष नहीं क्या चलते। करेगा, उसमें आपका बकूड़ दोष क्या करेगा? नहीं नहीं, मेरा तो क्वेश्चन सर सिर्फ ये था कि नाड़ी जो आप हमें पढ़ा रहे हैं, ये वो ही वाली चीज वो है वाला या नाड़ी नहीं है, ये वो वाली नाड़ी नहीं है जो नहीं? आप वो बरवधु मिलान वाली कह रहे हो, वो वाली नाड़ी नहीं है ये। अच्छा अच्छा। नाम वैसा है, मगर वो वाली नाड़ी नहीं है ये। इट्स नॉट कनेक्टेड विथ। हाँ। ओके, हाँ ठीक जी। है। पुलकेश सर, आपका क्वेश्चन हो गया? नहीं सर, हाँ ठीक है, हो गया सर। और ये कोर्स कितने दिन का रहेगा सर? ये भी आपकी 3 days की क्लास है, फिर हम उसको सर आगे हमारा कंटिन्यूशन में रहेगा। नहीं, जैसे आपका वो 21 डेज का था, दोनों कोर्स 21 21। इसमें 40 के आसपास दिन रहेंगे, 40 क्लासें रहेंगी आपकी, 40 से ज्यादा भी हो सकती हैं। 40। तो ये क्लास चालू करने के लिए अरे आप पहले आप मेरे से संपर्क कर लेना, जिस नंबर से आपको मैसेज आया है ना, उसमें एक नंबर भी है। नहीं ठीक वो है। तो, हाँ वो तो नंबर है मेरे पास। उस पे आप संपर्क कर लेना, वो चीज आपको वहां पे जवाब मिल जाएगा। हम पहले डे 1 डे 2 डे 3 पढ़ लें, आप संतुष्ट हो जाओ, फिर आप उसमें आना। नहीं नहीं अगर ये चीज की श्योरिटी है, आप वैदिक ज्योतिष से अलग प्रेडिक्शन करना उनसे एक्यूरेट के साथ सीख जाओगे, एक्यूरेसी के साथ। ठीक है। हाँ सर।
क्योंकि टाइम भी उतना दिन रहेंगे या नहीं। देखो 4 से महीने तो करीब चलेगा ये। 4 से महीना। हाँ जी, 4 महीने ओके करीब चलेगा ये। ओके 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 सर। ठीक है, थैंक यू सर। राजू सर। सर नमस्ते सर। हाँ जी। जी सर, आप मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी। मुझे सुरेखा परमार जी ने आपका लिंक भेजा था साहब ये। तो हाँ जी। सबसे पहला नमस्ते। नमस्कार तो जी। वो मैं इंदौर से बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी। मुझे अभी थोड़ा लेट, सॉरी लेट हो गया था मैं। तो सर इसकी कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह मिल सकती है क्या, जिससे मैं इसको थोड़ा सा और हाँ आगे जी, से इसकी देख रिकॉर्डिंग लूँ? सबको मिलेगी। अच्छा अच्छा, बस वही जानना था। दूसरा ये नाड़ी, हम तो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो जो हम लोग जो हाथ में देखते हैं नाड़ी, वही नाड़ी होती है या इसका क्या है, थोड़ा सा इस डिटेल में? इस पद्धति का नाम, इस ज्योतिष पद्धति का नाम नाड़ी ज्योतिष है अच्छा जी, है अच्छा ना। जी। इसका उस वाली नाड़ी से या आपके जो हाँ, वर वधु वाली नाड़ी है उससे कोई लेना देना नहीं है। नाड़ी कोई। मतलब आपने उसकी नब्ज पकड़ ली। अच्छा जी, अच्छा अच्छा जी। दूसरा ठीक और है। ये था कि ये सर ये इतना इफेक्ट पड़ता है क्या सर इसके, जैसे जो हम लोग इस पे अगर इसको सीखते हैं, तो मैं ये कैसे करना चाहता हूँ। तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। सर आज आप जो आपने पढ़ा आपको समझ में आया? हाँ, कुछ कुछ तो अच्छा लगा मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे समझने नहीं, में। समझ में तो आ गया ना। सूर्य हाँ राजा है, चंद्रमा रानी हाँ है, हाँ हाँ 9 ग्रह ये हैं, 12 राशियां हैं, जो कौन सा फैमिली। ग्रह कौन सी राशि में उच्च का होता जी है ना। तो ऐसे ही हम वो चीज पढ़ेंगे। जी जी जी। तो ये सर ऐसा करना हो कंटिन्यू, तो आप अभी आगे बताएंगे या मुझे कुछ इसमें मैसेज वगैरह दे दीजिए, मेरा नंबर आ गया होगा आपके पास में, है ना सर? आपके पास जो मैसेज आया ना उसमें एक मोबाइल नंबर भी होगा, आप उससे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा जी, अच्छा ठीक है। जी, थैंक यू सर। केपी सर। सर जय जगन्नाथ। हाँ जी सर, जय जगन्नाथ, क्या हाल है? बस सर ठीक है, आप कैसे हैं सर? बढ़िया। जी, वो बताइए सर। बढ़िया, आप सर बताओ ये, सर। नहीं सर, ये बीएनएन तो सर जो अभी अपन करेंगे ये एडवांस वर्जन होगा या वही डिप्लोमा टाइप बेसिक चलेगी? टू एडवांस रहेगा। बेसिक टू इसमें एडवांस। बेसिक टू एडवांस रहेगा। इसमें कुछ लाल किताब का तड़का भी रहेगा जो जरूरी है। सारी कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल असेंशियल सा तड़का रहेगा। इसमें असेंशियल सा फिर हमारा हम्म, वैदिक के हिसाब से हाउस भी रहेंगे। तो जो बिल्कुल इसमें हमारे नाड़ी में नए हैं लोग हैं, वो भी इसको समझ जाए। जी जो जो इसका जा भी नहीं जानते ना, वो भी इसको कोर्स को समझ जाए। जी मगर थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब प्रैक्टिकल थोड़ा सा आपका वो हिसाब किताब सही होना चाहिए। अगर न्यूमरोलॉजी जी जिसको जी। एक बार में आ गई है, एक बार में, वो इसको इजीली समझ सकता है। न्यूमरोलॉजी नहीं सर, नाड़ी भी किया हुआ है, वैदिक किया हुआ है, लाल किताब भी किया हुआ है। तो सर मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब ये अगर एडवांस होगा, जैसे जेमिनी वगैरह का नक्षत्र से रिलेटेड है क्या ये कुछ? नहीं, नक्षत्र वाला पार्ट नहीं है सर इसमें। इसमें नक्षत्र वाला पार्ट नहीं है ना आप सर? जो नक्षत्र, तो वो नक्षत्र वाली फिर चीज मैं है। मिस कर गया सर आपका क्लास, फिर मैं मिस हाँ कर जी। गया सर। हाँ जी, कोई बात नहीं। जी जी, सॉरी मगर सर। ये है कि और इस अच्छे हैं कोर्स ना सर, में आप और बढ़िया जो हैं? आपने बाकी के कोर्स में है, वो रात और दिन का फर्क रहेगा। इस चीज की जवाबदेही मेरी है। जो आप XYZ यूनिवर्सिटी के नाम से किसी ने 5 दिन का या 7 दिन का वो कोर्स करा है नाड़ी वाला, इसमें और उसमें जमीन जी। आसमान का फर्क। ये चीज मैं आपको कहूंगा। नहीं सर, वहाँ नाड़ी वाला थ्योरेटिकल मैंने पार्ट जो है। किया था वो सर किस क्लास में, देखो, हम जो किसी मैंने से किया था आपने उसमें करा एक है, हो क्लास सकता है, है आपको उसके अच्छे से नोट्स आता है हो। मेरे पास। मगर ये जो हम जी जी। पढ़ेंगे ये बिल्कुल अलग रहेगा। इस चीज की जवाबदारी मेरी है। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर, मैं आपको कॉल इसमें करूंगा, आपको मैडम को साथ कॉल में, करूंगा आप। हाँ जी, ठीक है। जी, मैं कॉल करूंगा सर, अलग से करूंगा आपको कॉल। थैंक यू सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर कल हम इसको वापस एक से स्टार्ट करेंगे, हमारा उच्च नीच वाले कंसेप्ट से। कल हम प्लेनेट के कारक तत्व भी पढ़ेंगे। उसके बाद परसों हम कॉम्बिनेशन बनाना सीखेंगे कि हम कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं। तो हमारे को किस प्लेनेट के रिगार्डिंग कॉम्बिनेशन बनाना है, कैसे बनाना है, वो चीजें हमें वहां से आ जाएंगी Day 3 से। ठीक है।
चलो जी, आज के लिए इतना ही, सर मिलते हैं। आपका नंबर 8426। ये मैडम का नंबर है, मैं जो आपको, समृद्धि मैडम का, ये आपको करेंगे। मेरा नंबर तो मैडम आपके पास है, ऐसे ही रोज मैसेज तो आते हैं आपको ग्रुप में। सर एक बार वो समृद्धि मैडम का नंबर बताइए। 8426। 8426053456। हाँ हाँ, थैंक यू सर। ठीक है, चलो जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी। राधे जय माता थैंक राधे। यू सर। क्यों जी। थैंक यू सर। राधे राधे सर।